जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दिल्ली को देखकर बैठ जाएगा कलेजा। जी हां, सीजेपी प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश में पाकिस्तानी दोस्तों भारत पर कस रहे हैं तंज। बताएंगे कैसे दिल्ली में हो रहे इस भारी प्रदर्शन में आग लगाने का प्रयास कर रहा है दोस्तों पाकिस्तान। हुआ सबसे बड़ा खुलासा बताएंगे सबसे पहले आपको। तो वही दोस्तों, वही पाकिस्तान के जाल में कैसे फंसा बांग्लादेश तुर्की में पहुंच गया वहां का आर्मी चीफ दोस्तों। भारत के खिलाफ गठजोड़ की बहुत बड़ी साजिश की बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। साथ में बांग्लादेश का ऐलान है कि भारत को जबरदस्ती लोगों को नहीं भेजने देंगे सीमा से दोस्तों। साथ ही अमेरिका ने लिया एक ऐसा फैसला जिसने भारत को रातों रात चौंका दिया दोस्तों। क्या भारत की बढ़ेगी टेंशन? बताएंगे अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अध्यक्ष एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को बनाया गया है दोस्तों। क्या भारत के लिए अब धार्मिक चीजों में मुश्किलें आने वाली हैं? क्या है जानकारी, क्या है इसके मायने दोस्तों। साथ ही साथ उधर यूक्रेन के पास मिसाइल हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत से भारत हुआ नाराज। आनन फानन में रूसी राजदूत को किया तलब। वहीं आखिर ऐसा क्यों किया अमेरिका ने दोस्तों? भारत के 7 सिस्टर्स के पास उतरी अमेरिकी सेना। वहीं आपको बताएंगे अब विपक्ष के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह जी दोस्तों। लेफ्ट की है बहुत बड़ी मांग कि अमित शाह संसद में दे बयान। देश में एक तरह से लगा मार्शल लॉ दोस्तों। बताएंगे क्या है इसको लेकर जानकारी। कैसे राहुल गांधी समेत कांग्रेसी सांसदों का पीएम आवास पर हल्ला बोल अब कर रहे हैं इस्तीफे की मांग। आखिर यह प्रोटेस्ट कैसा रूप लेने वाला है दोस्तों? क्या इसमें अब किसान भी उतरने वाले हैं? क्या है जानकारी? सूत्रों के हवाले से सारी अपडेट एक एक करके आपको बताएंगे। बस रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं भारत में प्रोटेस्ट हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तानियों का इसमें एक भी हाथ निकला तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां कॉकरोच जनता पार्टी बोले तो सीजेपी और छात्रों के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल मचा हुआ है। सोमवार को छात्रों की संसद तक मार्च करने की जिद और पुलिस के उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग से कई क्षेत्रों में अफरा तफरी देखी गई है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के पीछे पाकिस्तान से कथित उकसावे की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। इस बीच पाकिस्तान से कई ऐसे वीडियोज और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए हैं जिनमें जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान के कई सीनियर पत्रकार लगातार दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर शोक कर रहे हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रऊफ कलाजरा ने इस पर बात करते हुए कहा कि दिल्ली में पुलिस ने छात्रों की बेरहमी से पिटाई की है। पहले हमने पाकिस्तान के लिए हार्ड स्टेट शब्द सुना था, जहां सख्ती से आंदोलनों से निपटा जाता है। ऐसा लगता है कि भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। रऊफ के अलावा भी कई पत्रकारों ने इसी तरह की आक्रामक बातें प्रदर्शन को लेकर की हैं। पाकिस्तान में सरकारी ताकत के गलत इस्तेमाल पर हमारा मजाक उड़ाया जाता है। पाकिस्तानी ये दावा नहीं करते हैं कि वे एक आदर्श लोकतंत्र, आर्थिक शक्ति या ब्रह्मांड से भी बड़े देश हैं, जैसा कि हमारे पड़ोसी अक्सर दावा करते हैं। आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ही क्या हो रहा है, रऊफ कलाजरा ने कहा दोस्तों। वहीं पाकिस्तान की पत्रकार और लेखिका महविज एजाज ने कई वीडियोज और सोशल मीडिया पोस्ट दिल्ली के प्रदर्शन पर किए हैं। इसमें वो ये बयान देते हुए बताने की कोशिश करती दिख रही है कि भारत सरकार और पुलिस छात्रों पर जाती कर रही है। उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा कि जंतर मंतर से आ रही बातें दिल दहला देने वाली है। हाथ में तिरंगे लेकर वंदे मातरम गाते हुए बच्चों पर लाठी चलाए जाने के खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। अब ऐसे में जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी हैंडल्स से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट की जांच शुरू कर दी है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार जांच करने वाले अधिकारी ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कहीं सोशल मीडिया पर फैलाई गई गलत जानकारी ने प्रोटेस्ट के दौरान तनाव बढ़ाने में कोई भूमिका तो नहीं निभाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी हिंसा के पीछे की कथित साजिश की भी जांच कर रहे हैं कि कैसे अचानक से इतनी भीड़ दिल्ली पहुंच गई। पुलिस ने कहा कि इसमें शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियोस और दूसरे डिजिटल सबूतों का इस्तेमाल करके जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोस्तों लगातार इन प्रदर्शनों को भड़काने के प्रयास में लगा हुआ है पाकिस्तान। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा और प्रोटेस्ट पर आपका क्या कहना है राय दीजिएगा। साथ ही साथ सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।
अगली नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत की बढ़ेगी क्या टेंशन, अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अध्यक्ष बने पाकिस्तानी मूल के डॉक्टर आसिफ। दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान मूल के डॉक्टर आसिफ महमूद को यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये आयोग अमेरिका की संघीय सरकार के अंतर्गत काम करता है, जिसमें दोनों पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के सदस्य शामिल होते हैं। हालांकि इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर आसिफ महमूद की नियुक्ति को भारत के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। आसिफ महमूद खुले तौर पर भारत का विरोध करते रहे हैं। सोमवार को एक बयान में USCIRF ने महमूद को सर्वसम्मति से पैनल का अध्यक्ष और CC हील को 2026-27 कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। USCIRF के अनुसार महमूद एक प्रैक्टिसिंग पल्मोनोलॉजिस्ट, बोले तो फेफड़ों के विशेषज्ञ, मानवाधिकार कार्यकर्ता और समाज सेवी हैं। आयोग की वेबसाइट पर कहा गया है कि दुनिया भर के संकटग्रस्त इलाकों, जिनमें कश्मीर, टिग्रे और संघर्ष वाले अन्य क्षेत्र शामिल हैं, में उनके वैश्विक वकालत के काम और मानवीय प्रयासों ने लोगों की जान बचाने में मदद की है। दोस्तों, USCIRF ने बताया है कि कैलिफोर्निया मेडिकल बोर्ड के 2 बार सदस्य रहे डॉक्टर महमूद मरीजों के अधिकारों की पुरजोर वकालत करते हैं और सभी समुदायों के लिए बेहतर मेडिकल कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं। अपने चुनाव के बाद USCIRF की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में महमूद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हर दिन खतरे पैदा हो रहे हैं, जिससे USCIRF का काम अमेरिकी सरकार को नीतिगत समाधानों का विश्लेषण करके सुझाव देना विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए अहम हो जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर आसिफ महमूद और USCIRF का भारत विरोधी होने का इतिहास है। दोनों ने ही कई मौकों पर भारत के खिलाफ जमकर गलत बयानबाजियां की हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में मानवाधिकारों के हालात पर उनकी जुबान बंद रहती है। वहीं USCIRF ने कई बार अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित कर चुका है। भारत ने हर बार USCIRF की रिपोर्ट को मनगढ़ंत, भ्रामक और जानबूझकर बदमाशी बताते हुए खारिज किया है। और इसीलिए दोस्तों, इस अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अध्यक्ष को एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को सौंपा गया है। क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां तुर्की में बांग्लादेश के आर्मी चीफ पाकिस्तान के जाल में फंसा ढाका। भारत के खिलाफ गठजोड़ की बहुत बड़ी साजिश। आपको बता दें, बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमा इस समय तुर्की की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मौजूद हैं। शनिवार से शुरू हुई इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करना, खास तौर से मिलिट्री ट्रेनिंग, पार्टनरशिप और सैन्य तकनीक के आदान प्रदान को बढ़ाना है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तुर्की यात्रा के ठीक बाद उनका यह दौरा हो रहा है। उससे तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मजबूत होते रक्षा गठजोड़ और रेसेप एर्दोगन की भारत के पड़ोस में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश का पता चलता है। कई एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान और तुर्की की हथियार सौदे के बहाने बांग्लादेश को अपने साथ रखने की चाल की तरह भी देख रहे हैं। ET ने मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से बताया है कि जनरल जमा तुर्की में आर्टिलरी सिस्टम और ड्रोन जैसे स्थानीय मिलिट्री हार्डवेयर के बारे में जानकारी ले रहे हैं। वो देश मिलिट्री टेक्नोलॉजी और स्थानीय प्रोडक्शन के बारे में सीधे जानकारी हासिल करने के लिए तुर्की कई डिफेंस फैसिलिटी का दौरा करेंगे। इस दौरान देशों में कई रक्षा समझौते होने की भी उम्मीद है। दोस्तों, जनरल जमा का यह दौरा पिछले महीने के तुर्की के विदेश मंत्री हाफन फिदान के ढाका दौरे के बाद हो रहा है। फिदान की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने राजनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए रक्षा और विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त समिति बनाने का फैसला किया था। साथ ही विदेश मंत्री स्तर पर सालाना बैठक करने का भी फैसला किया गया। फिदान का ढाका आना और फिर जमा का अंकारा जाना तुर्की प्रेसिडेंट रेसेप एर्दोगन की क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद से तुर्की ने बांग्लादेश के साथ रक्षा और रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ाई है। इसमें उसे ढाका के अंतरिम शासन और अब तारिक रहमान सरकार से भी काफी सहयोग मिलता रहा है। दोस्तों, ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान की इस कोशिश के पीछे उसका मकसद भारत के लिए बांग्लादेश बॉर्डर पर परेशानी पैदा करना है। तुर्की बीते कुछ समय से खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की के इस्लामाबाद को सैन्य सहायता देने की बात भी सामने आई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश में तुर्की का प्रभाव बढ़ना भारत के लिए चिंता का सबब है। तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़ भारत के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें,
बात अगर सीमा पर करें, सीमा पर क्या स्थिति है दोस्तों, तो बांग्लादेश से गृह मंत्री का बयान सामने आया है। कहा है कि भारत को जबरदस्ती लोगों को भेजने नहीं देंगे सीमा से। जी हाँ, खुद घुसपैठियों पर चुप्पी साध रखी है इसने। दोस्तों, बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि बांग्लादेश ने लोगों को गैर कानूनी तरीके से अपनी सीमा पार कराने की सभी कोशिशों को सफलतापूर्वक रोक दिया है और वो किसी को भी तय कानूनी प्रक्रियाओं के बिना देश में दाखिल नहीं होने देगा। उन्होंने ये बयान भारत को लेकर दिया है। भारत की तरफ से बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। भारतीय सीमा से बांग्लादेशी घुसपैठिए भेजे जा रहे हैं और बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ढाका के पिलखाना में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के मुख्यालय का दौरा करने के बाद एक ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से धकेलकर यानी पुशिन के जरिए बांग्लादेश में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने स्थानीय लोगों की मदद से अब तक ऐसी सभी कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से देश में दाखिल हुए थे, लेकिन अधिकारियों ने उन मामलों में कार्रवाइयां की हैं। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पिछले दिनों कहा था कि भारत ने अवैध नागरिकों की एनआर लिस्ट बांग्लादेश को सौंप रखी है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने अभी तक उनकी पहचान सत्यापित नहीं की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से उनकी पहचान जल्द करने की अपील की थी। बांग्लादेशी गृह मंत्री ने भारत पर लोगों को अंदर भेजने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार पश्चिम बंगाल की नई चुनी हुई सरकार की राजनीतिक गतिविधियों का जवाब देने के बजाय इस पर भारत की केंद्र सरकार से बातचीत करेगी। तो ये स्थिति है बॉर्डर पर दोस्तों। वहीं आपको बता दें, यूक्रेन के पास मिसाइल हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत से भारत हुआ नाराज, रूसी राजदूत को किया तलब। जी हाँ, यूक्रेन के तट के पास एक सिविल कार्गो जहाज पर हुए रूसी मिसाइल हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। इस घटना से भारत सरकार बेहद नाराज है। भारत ने नई दिल्ली में रूसी राजदूत को तलब कर इस हमले पर विरोध जताया है। भारत ने इस हमले को निंदनीय बताते हुए अपने नागरिकों की मौत के लिए जवाबदेही तलब की है। 19 जुलाई की शाम को गिनी बिजाऊ के झंडे वाला मर्चेंट वेसल MV गोल्डन लियो ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहा था। इसी दौरान क्रूज मिसाइल से जहाज पर हमला कर दिया गया। जहाज पर कुल 17 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। इस हमले में 4 भारतीयों की जानें चली गई, जबकि एक भारतीय नाविक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हमले में कुल 10 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें सीरिया के नागरिक भी शामिल है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। भारत ने कहा है कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और निर्दोष नागरिकों की जान जोखिम में डालना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित परिवारों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने में जुटा है। तो वहीं आपको बता दें, भारत के 7 सिस्टर्स के पास उतरी अमेरिकी सेना आखिर क्यों, बता दें। ढाका की सीमा के बेहद करीब सिलहट में अमेरिकी सेना ने बांग्लादेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। दोनों देशों की तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश और अमेरिका ने रणनीतिक साझेदारी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। बांग्लादेश सशस्त्र बलों के जनसंपर्क विभाग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस बोले तो ISPR ने कहा है कि 13 दिनों तक चलने वाला यह अभ्यास रविवार को शुरू हुआ है और 31 जुलाई को समाप्त होगा। यह अभ्यास बांग्लादेश सेना की खास यूनिट पैरा कमांडो ब्रिगेड की देख रेख में हो रहा है। दोस्तों, एक्सरसाइज टाइगर लाइटनिंग नहीं बोले तो TL 2026 नाम से यह युद्धाभ्यास रविवार को पूर्वोत्तर बांग्लादेश के पूर्वी सिलहट सैन्य क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बांग्लादेश सेना और अमेरिकी सेना की पैसिफिक कमांड ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इस समारोह में बांग्लादेश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनैर रहमान और बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ब्रेंट T क्रिस्टेंसन शामिल हुए। आपको बता दें कि टाइगर लाइटनिंग अमेरिकी सेना और बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो 2017 में शुरू हुआ था और कोविड-19 महामारी के दौरान इसमें कुछ समय के लिए रुकावटें आई थी। यह युद्धाभ्यास उस समय शुरू हुआ है जब बांग्लादेशी सेना के प्रमुख वकार उज्जमा तुर्की के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के सिलहट में अमेरिकी सेना और बांग्लादेश पैरा कमांडोज का यह संयुक्त अभ्यास भारत के लिए एक सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, लाल सागर में हूतियों के नाकाबंदी से बड़ी भारत की टेंशन। बाब अल मंदेब क्यों है लाइफलाइन। दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों ने आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब के खिलाफ तत्काल नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने यह घोषणा ईरान पर अमेरिकी हमले और यमन के बंदरगाहों और हवाई अड्डों की घेराबंदी के बाद की है। हूतियों की इस योजना और घोषणा से तनाव काफी बढ़ गया है और इससे चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष के और फैलने का खतरा पैदा हो गया है। इसका सीधा असर भारत पर होगा। दोस्तों, दरअसल यमन की राजधानी सना के
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पिछले दिनों भारी हमला किया गया है। हूतियों ने इस हवाई पट्टी पर हुए हमले का जिम्मेदार सऊदी अरब को ठहराया और जवाब में उसने सऊदी अरब के आभा हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस तनाव के तुरंत बाद हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने आंख के बदले आंख नीति का हवाला देते हुए सऊदी अरब के जहाजों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। हूती प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वे सऊदी अरब के जहाजों को बाब अल मंदेब जल डमरू मद से नहीं गुजरने देंगे। इस ग्रुप ने लाल सागर के अहम दक्षिणी रास्ते बाब अल मंदेब जल डमरू मद को बंद करने या उसे निशाना बनाने की धमकी दी है। अब ऐसे में इस खबर को जो और महत्वपूर्ण बनाता है वो बात आपको बता दे कि बाब अल मंदेब के बंद हो जाने से भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो पहला सबसे बड़ा असर वही पड़ेगा दोस्तों जो आप सोच रहे हैं, तेल और एलपीजी की कीमतों में तगड़ा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि हॉर्मुज में पहले से ही आवाजाही काफी सीमित है, लिमिटेड है। इसीलिए सऊदी अरब पाइपलाइनों के जरिए कच्चे तेल को अपने पश्चिमी लाल सागर बंदरगाहों तक भेजकर इस रास्ते से बच रहा था। अगर हूती विद्रोहियों की नाकेबंदी से रेड सी के इन बंदरगाहों तक पहुंच जो है वो प्रभावित होती है तो सऊदी तेल के निर्यात का एक अहम वैकल्पिक रास्ता सीधे तौर पर बंद हो जाएगा। दोस्तों, भारत अपनी आवश्यकता का 80% से भी ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। इसका मतलब साफ है कि अगर वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई में लंबे समय तक कोई रुकावट आती है तो देश में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और महंगाई भी बढ़ सकती है। वहीं दूसरा तगड़ा असर होगा शिपमेंट में देरी और खर्चे में इजाफा। तीसरा है भारत के निर्यात पर भी तगड़ा असर होगा दोस्तों। और वहीं चौथा जो असर पड़ेगा वो है डबल कॉरिडोर ट्रैप, यानी भारत को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये बड़ी और अहम जानकारी थी। आपकी क्या इस मुद्दे पर राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, बात कर लेते हैं दिल्ली के प्रदर्शन की, जहां पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी समर्थकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए वामपंथी दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को भी जंतर मंतर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने सोमवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी से संसद में बयान देने की मांग कर डाली। मंगलवार को जंतर मंतर पहुंचने वाले लेफ्ट सांसदों में सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, ए रहीम और वी शिवादासन, सीपीआई के राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार और लोकसभा सांसद अमरा राम और एस वेंकटेशन शामिल थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन को ताकत देने से दबाना चाहती है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यहां तक कि मासूम युवाओं के सिर तक फोड़ दिए गए। सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि आरएसएस के गुंडे भी शामिल थे। इसके बावजूद छात्रों ने बहुत ही धैर्य के साथ काम लिया और संसद पहुंच गए। वहीं सीपीआई नेता संतोष कुमार ने आगे कहा कि विपक्ष चाहता है कि अमित शाह संसद में पुलिस कार्रवाई के बारे में बयान दे, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। उन्होंने कहा कि हमारी दो मांगे हैं, अमित शाह को संसद में आए और बताएं कि क्या हुआ, क्योंकि भारत ने स्टूडेंट के खिलाफ ऐसी जाति कभी नहीं देखी। 300 से ज्यादा स्टूडेंट जख्मी हुए हैं। अमित शाह को देश को जवाब देना ही होगा। अब पूरा विपक्ष मांग करता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, राहुल गांधी समेत कांग्रेसी सांसदों ने भी पीएम आवास पर हल्ला बोल किया। पीएम आवास को घेर करके वहां पर इस्तीफे की मांग कर डाली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश का शिक्षा तंत्र पूरे तरीके से टूट चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने छात्रों से माफी मांगने, पुलिस कार्रवाई पर जवाब देने और शिक्षा मंत्री के साथ गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर डाली। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि शिक्षा व्यवस्था संकट में है, लेकिन सरकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि आखिर इस गंभीर मुद्दे पर उनकी चुप्पी क्यों है, क्यों वो इस पर जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामले में सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को देश के छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, अब ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि एक तरफ जहां पर जंतर मंतर कह लें या पूरी दिल्ली में प्रोटेस्ट चालू है, दूसरी तरफ पूरे विपक्षी अब सड़कों पर उतर गए हैं। दोस्तों, कोई संसद में जोर जोर से आवाज लगा रहा है तो कोई पीएम आवास पर पहुंच चुका है। और अब सीजेआई ने कहा है कि यह प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर एक राज्य में शुरू होने वाला है। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इस पर निजी राय जरूर दीजिएगा कि अगर विपक्षी पार्टियां यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं तो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर प्रोटेस्ट में असली छात्र मौजूद हैं, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में छात्रों का आना, पार्टी के कार्यकर्ता तो हो नहीं सकते दोस्तों, वाकई में कहीं ना कहीं रियल छात्र भी इसमें मौजूद होंगे। इस पर मोदी सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? क्या है इस मुद्दे पर आपकी निजी राय? बिना किसी पार्टी को सपोर्ट किए छात्रों को ध्यान में रखकर दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिए।
कीजिएगा, हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं। जो भी आपको लगता हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक या एक्स, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय कमेंट कर सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।